नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज ये टॉपिक समाप्त हो चुका था। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन में हम लोग ये समझेंगे कि सोशल जो है सोसाइटी में सोसाइटी को एजुकेट करना क्यों ज़रूरत है, हेल्थ एजुकेशन देना क्यों ज़रूरत है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। मतलब कि फूड से क्या रिलेशन है, फूड का क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से। तो इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। आज हम इस टॉपिक यहाँ तक ख़त्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि सोशल एजुकेशन। तो सोशल एजुकेशन समझिए क्या होता है कि सोशल एजुकेशन की सोसाइटी को कोई चीज़ के लिए एजुकेट करना, उसको शिक्षित करना। और ये जो शिक्षित करना है ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। और हमारे अपने सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे कुछ इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। ये इसमें क्या करते हैं, रोल करते हैं। और वो क्या करते हैं, उसको अलग अलग पहलू पे उसको एजुकेट करते हैं। जिससे क्या होता है कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिक्स या तो कोई और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं। और बहुत सारे जो है हॉस्पिटल हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है कि नहीं। गवर्नमेंट का बहुत सारे अलग अलग पॉलिसी है, उसके थ्रू क्या करते हैं कि हम उसको हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं। तो हम सोसाइटी को एजुकेट करना, यही क्या वो कहलाता है सोशल एजुकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोसाइटी क्या होता है। तो सोसाइटी एक क्या बोलते हैं, सोसाइटी को एक ग्रुप होता है। सोसाइटी में क्या होता है, एक ग्रुप होता है, लोगों की एक कम्युनिटी होती है जिसमें सब एक साथ रहते हैं और एक ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, है कि नहीं। जब एक ट्रेडिशन के लोग रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी बोलते हैं। जब एक ही ट्रेडिशन मतलब क्या हुआ, परंपरा, मतलब एक ही सोच के लोग हैं, एक ही परंपरा के लोग हैं। तो उसको जब एक जगह पे रह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी। तो सोसाइटी हो गया। अब देखते हैं कि अब देखते हैं कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है कि देखिए, आपसी सहमति, इसको बोलते हैं क्या कि आपस में जो लोग रहते हैं उसका आपस में सम्मिलित रहते हैं, मतलब एक दूसरे से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है सब सेम रहता है। तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में देखिएगा कि जहाँ पे एक मतलब कि अलग मतलब सेम ट्रेडिशन के लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आप जाके देखते होइएगा, गौर करिएगा कि वहाँ पे जब सेम ट्रेडिशन के लोग रहेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर चीज़, कोई भी चीज़ पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहता है। क्योंकि आपसी सहमति से लोग रहते हैं तो उनका जो कोई चीज़ का वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए किसी को इकोनॉमिक पे कोई पॉलिटिकल व्यूज आप देखना चाहें तो वहाँ पर क्या होता है कि उन लोगों का पॉलिटिकल व्यूज हो, इकोनॉमिकल व्यूज हो, उनका सेम आपको दिखेगा। तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसस, कि आपस में वो सहमत रहते हैं, आपस में वो उनका विचार मिलता रहता है। कल्चर किसको बोलते हैं कि जब अपने बिलीव्स को और वैल्यूज़ को क्या करते हैं, वो ग्रुप ऑफ जो एक ग्रुप के जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने बिलीव्स को और वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। जैसे कि आप देखिए या गौर करते हुए कि अगर कोई भी एक कम्युनिटी में आप जाइएगा, पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो उसका एक अपने कल्चर होता है कि नहीं। एक कोई भी चीज़ के लेकर के, जैसे कि अगर दीपावली है, चाहे मान लीजिए छठ है, तो छठ के लेकर के उनका बिलीफ अलग है। और आप अलग सोसाइटी में चले जाइएगा तो वहाँ पे जो उनका बिलीफ अलग होगा, उनका वैल्यू अलग होगा छठ के लेकर के। लेकिन अगर मान लीजिए आप बिहार में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे छठ का अलग वैल्यू है कि नहीं। तो उसका जो बिलीफ है, वैल्यू है, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्चर। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि मतभेद।
अगर कोई भी आइडियाज़ को लेकर, कोई प्रिंसिपल को लेकर, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऐसी रूल ला देती है, उसको लेकर के कोई आइडियाज़, किसी चीज़ को, कोई इकोनॉमिक आइडियाज़ को लेकर के, चाहे कोई फाइनेंशियली लेकर के, उसका जो आपस में जो क्लैश होता है ना, उसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। तो उसको कन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि मतभेद, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, अब हम देखते हैं कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है किसी सोसाइटी को, किसी कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए। और ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, अगर उसको प्रमोट करना है तो उसके लिए हमको हेल्थ एजुकेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हेल्थ एजुकेशन वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी जैसे आप कोरोना के टाइम में भी देखे होइएगा कि हमको क्या करना था, हमको लोगों को अवेयर करना था। क्यों करना था अवेयर? क्योंकि हमको हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, उसको प्रमोट करना है। कोविड के लेकर के हमको जो गाइडलाइन है उसको हमको फॉलो करवाना है। इसके लिए हमको क्या करना था कि हेल्थ एजुकेशन देना था अलग अलग सोसाइटी में। आप तो भी गौर करके देखे होइएगा कि बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी थे, वहाँ पे अगर जो भी हेल्थ वर्कर्स जाते थे तो उसको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता था। क्यों? वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की कमी थी, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन वहाँ सही से नहीं मिल पा रहा था उसको। अगर हेल्थ एजुकेशन को मिलता तो वो उसको बात को समझते। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और जो भी एक्टिविटी है वो कहाँ पे डन होता है, किसके द्वारा डन किया जाता है? कोई भी स्कूल्स, जो हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़ होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? कोई स्कूल्स हो सकता है, कोई वर्क प्लेस हो सकता है, और कोई कम्युनिटीज हो सकता है कि नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करे सोसाइटी को। तो हेल्थ एजुकेशन जो है इसेंशियल वे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ, मतलब कि जो हेल्थ एजुकेशन है बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो कम्युनिटी है उसको हेल्थ के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ के कम्युनिटी के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, जिससे क्या होगा कि वो उसको यूज करके अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम में था, उसको हम बताते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग करो। तो सोशल डिस्टेंसिंग से क्या होगा कि वो अपना आप का प्रोटेक्ट कर सकता है, कोविड से बचा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे आते हैं, हेल्थ एजुकेशन चेंजेज द एटीट्यूड इन पॉजिटिव वे एंड प्रमोट एंड मेक्स पीपल अवेयर अबाउट हेल्थ रिलेटेड इशूज़। तो जो हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं उससे क्या होता है कि उसका पॉजिटिव वे में उसका एटीट्यूड जो है लोगों का चेंज हो जाता है, और वहाँ के लोग जो है प्रमोट करते हैं उसको, हेल्थ एजुकेशन को। और वो उसके बाद क्या होता है कि उससे वो अवेयर हो जाते हैं, जो हेल्थ रिलेटेड जो इशूज़ हैं उससे वो अवेयर हो जाते हैं, और उसके थ्रू क्या करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं उस प्रॉब्लम से। जैसे कोविड के टाइम में आप देखे होइएगा कि हेल्थ एजुकेशन जो है क्या पॉजिटिव वे में चेंज कर रहा था माहौल। ऑटोमेटिक लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो कोविड को लेकर के जागरूक हो चुके थे। तो उससे क्या होता है हेल्थ एजुकेशन से कि उसके प्रति वो अवेयर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। आगे आते हैं डेफिनेशन फिजिकल हेल्थ। अब समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ क्या होता है। तो फिजिकल हेल्थ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग जो हमारे बॉडी में है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हो रहा है हमारे बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल हेल्थ। जैसे कि हमारे फिजिकल हेल्थ मतलब क्या हो गया कि हमारा शारीरिक जो हमारा हेल्थ है कि नहीं। अगर हमारा फंक्शन कोई डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमारा फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाएगा। अगर हमारे मान लीजिए कि हमारा बॉडी की टेम्परेचर अगर गड़बड़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं, तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में फीवर कॉज कर जाएगा, तो हमारा फिजिकल हेल्थ हमारा इफ़ेक्ट होगा इससे, है कि नहीं। तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल हेल्थ। जो लोगों का, कोई एक व्यक्ति का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, अलग अलग। तो जिससे क्या होता है कि individuals are considered healthy when all body presents in their natural place and position doing their functions properly in desired manner। अगर जो भी हमारा बॉडी है
वो हमारा क्या है कि हमारा जो बॉडी का वो एक नेचुरल प्लेस पे हो, जहाँ पे जो अगर हमारा पोजीशन चेंज हो जाता है कोई भी चीज़ का, जैसे कि हमारा बॉडी का जो बोन है, अगर बोन है वो हमारा टूट जाएगा तो अपना अपना जो नेचुरल प्लेस था वहाँ से अलग हो जाएगा, तो वहाँ के क्या हो जाएगा हमारा, इससे हमारा बॉडी इफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि हमारा फिजिकल हेल्थ ख़राब हुआ है कि नहीं। तो वहाँ पे नेचुरल प्लेस और पोजीशन चेंज हो जाता है, और फंक्शन जो है हमारा, अगर हमारा फंक्शन जो है, जो बॉडी का फंक्शन है वो अगर प्रॉपरली डिजायर मैनर में करेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। फिर समझते हैं कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मेंटल हेल्थ इसका अच्छा है या ख़राब है। तो अगर उसकी वे ऑफ थिंकिंग अच्छा है, कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, कोई फीलिंग का एक्सप्रेस करना, बताना, और थॉट्स, फीलिंग्स और थॉट्स जो है उसको एक्सप्रेस करना, अगर वो सही से एक्सप्रेस कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ उसका अच्छा है कि नहीं। अगर वो मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहता है और डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको थिंकिंग पॉजिटिवली, हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लेकर के। अगर हम हमेशा निगेटिव सोचेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा मेंटली, हमारा जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ जो है वो हमारा इफ़ेक्ट करेगा इससे। इसीलिए हमको क्या करना है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना है, जिससे क्या होगा कि हमारा मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ हमारा अच्छा रहेगा। तो अब हम आते हैं सोशल हेल्थ। तो हम समझते हैं कि सोशल हेल्थ क्या होता है। तो सोशल हेल्थ मतलब हो गया कि हमारे सोसाइटी में, अगर मान लीजिए कि आप गौर करके देखिए कि आप अपने सोसाइटी में देखते होइएगा कि किसी का सोशल हेल्थ ख़राब है, इसका मतलब क्या है, कैसे आप जज करते हैं कि इसको जज करने के लिए हम ये जज करते हैं कि उसका जो रिलेशनशिप है लोगों के प्रति, और जो कम्युनिकेटिंग है, जो कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और जो वो रिस्पेक्ट देने की जो हम लोग की जो होती है कि आपस में हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, लोगों को जो अपने से बड़े हैं उनको, लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो उसका जो बिल्डिंग रिलेशन जो है कि नहीं, वो अगर ख़राब हो जाता है लोगों के प्रति, कम्युनिकेशन स्किल्स उसका ख़राब हो जाता है, अच्छे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका सोसाइटी का जो हेल्थ है वो हमारा ख़राब हो रहा है कि नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल हेल्थ। आगे आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो समझते हैं कि इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है हेल्थ एजुकेशन का हमारे जीवन में, हेल्थ एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कोई व्यक्ति के लिए क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति को हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या करेगा, इम्प्रूव होगा। डिक्रीज द प्रीमेच्योर डेथ, जो प्रीमेच्योर डेथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि जो लोग, क्या होता है कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग अल्कोहल कंजम्पशन करने लगते हैं बहुत ही कम एज में। और अल्कोहल कंजम्पशन करने का मेन रीज़न ये होता है कि वो स्ट्रेस हो जाते हैं। जो भी लोग होते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर आ जाता है, प्रेशर लोगों के ऊपर हो जाता है, और वो प्रेशर को हैंडल करने के बजाय क्या करते हैं कि वो अल्कोहल कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग जो है सिगरेट है, बहुत सारे अलग अलग बैड एक्टिविटीज़ में वो परफॉर्म करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि हेल्थ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, हमारे सोसाइटी को हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। आगे आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर मेंटल डेवलपमेंट। अगर हमको मेंटल डेवलपमेंट करना है उसके लिए हमको फिजिकल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। अगर हमारा फिजिकली डेवलपमेंट हम नहीं रहेंगे तो हम मेंटल डेवलपमेंट भी हम नहीं हो कर पाएंगे। रिड्यूस मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो मृत्यु दर है उसको भी हम कम कर सकते हैं, है कि नहीं। और क्या होगा कि हम हेल्थ एजुकेशन देंगे तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर लोगों का होगा, किसके प्रति, हेल्थ के प्रति, है कि नहीं। अगर हम अच्छी तरीक़ा से हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि हेल्थ के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि वो हेल्थ के प्रति वो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर वो करेंगे, कि वो समझेंगे कि हमारा हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और उनको गाइड कर देना चाहिए, गाइड द पीपल। अगर हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा कि हम गाइड कर पाएंगे कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उसको हम कैसे प्रॉपर यूज करें, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। चाहे बहुत सारे आपने
अपने सोसाइटी के द्वारा जो दिया जाता है उसको, उसका जो हेल्थ सर्विस है उसको हम प्रॉपर वे में कैसे हम यूज कर पाएँ। तो ये सब कैसे पता चलेगा? हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। पार्टिसिपेशन इन हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जो इरेडिकेशन, ट्यूबरक्लोसिस का इरेडिकेशन। पहले समझिए कि इरेडिकेशन क्या होता है। इरेडिकेशन मतलब हो गया कि उसको एलिमिनेट आउट करना, उस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको हम पूरे बाहर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन। जैसे कि कोविड का टाइम था तो उस कोविड को इरेडिकेट करना था, मतलब कि कोविड इरेडिकेशन मतलब हो गया कि कोविड को हम अपने सोसाइटी से बाहर करें, हटाएं, उसको ख़त्म करें। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोग्राम जो चलते हैं उसके पार्टिसिपेट करें अपने हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा। अब आगे आते हैं फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मतलब फूड का क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन से और हेल्थ से, तो वो समझते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस का फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, है कि नहीं, स्टडी करते हैं। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अगर हम न्यूट्रिशन किससे एसोसिएटेड होता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूट्रिएंट्स, रिपेयर ऑफ द बॉडी। अगर हम न्यूट्रिशन लेंगे इससे क्या होगा कि हम अपने बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, है कि नहीं? न्यूट्रिशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच एनिमल एंड प्लांट टेक्स इन द यूटिलाइज्ड फूड सब्सटेंस। मतलब कि न्यूट्रिशन जो है एक वह प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने बॉडी को जो हम फूड सब्सटेंस लेते हैं उसको हम यूटिलाइज करते हैं। और ये जो कहाँ से आता है? एनिमल से और प्लांट से। एनिमल सोर्सेज से आता है और प्लांट सोर्सेज से आता है ये फूड सब्सटेंसेज। जैसे मिल्क है, ये कहाँ से आता है? एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज से बहुत सारे वेजिटेबल्स आ गए, है कि नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो ये सब किसके थ्रू आता है? प्लांट सोर्सेज से। और जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट सोर्सेज से जो भी हमारा फूड सब्सटेंस आता है उसमें क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और इसे कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमको बाहर से लेना होता है, और कुछ ऐसा नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारे बॉडी ऑटोमेटिक वो फॉर्मेशन करती है। तो हमको कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें क्या क्या है? प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये सब हमारे बॉडी को बाहर से ज़रूरत है, हमको किसी न किसी डाइट के रूप में हमको देना पड़ेगा इसको। अगर यही डिसबैलेंस होगा तो हमारा हेल्थ इफ़ेक्ट करेगा। फिर आगे आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन है कोई फूड को स्टडी करना। अगर फूड को स्टडी करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। फूड क्या होता है? फूड वो सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। हम जो खाना खाते हैं, जो भी हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उसमें अलग अलग सोर्सेज होते हैं न्यूट्रिएंट्स का, जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करके हमारा प्रॉपर फंक्शन करती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि हमारा हेल्थ प्रॉपर वे में हमारा वर्क करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है कि डाइजेस्ट करने में काम करता है और हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हमारा वो वर्क करता है। तो न्यूट्रिएंट्स में भी अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो, और कुछ मैक्रो होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको बोलते हैं जो कि कम अमाउंट में हमको चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि आपका विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये क्या है? आपको कम अमाउंट में चाहिए। और ये सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। अगर हमको अच्छा हेल्थ रखना है तो ये इसके सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे बॉडी के लिए, है कि नहीं? अब आगे आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बल्क अमाउंट में, जैसे कि हमारे एनर्जी के लिए चाहिए, सप्लाई एनर्जी, कैलोरीज एंड इसेंशियल इन द लार्ज क्वांटिटीज टू मेंटेन बॉडी टास्क एंड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। मतलब कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो, वो क्या है कि हमको ये न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? सप्लाई करता है एनर्जी,
एंड कैलोरीज, और ये हमारा लार्ज क्वांटिटी में हमको ज़रूरत होती है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और हम एक्टिविटीज़ करते हैं रोज़ के रोज़ एवरीडे लाइफ में, उसको कैरी आउट करने के लिए हमको ये क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये क्या करता है, सप्लाई करता है एनर्जी, है कि नहीं। तो फिर आगे आते हैं हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन का क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। तो हैविंग हेल्दी फूड एंड डाइट इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मतलब कि जो भी हेल्दी डाइट है, हेल्दी फूड है, हमारे प्रॉपर बॉडी को फंक्शन करने के लिए ज़रूरत है, आवश्यक है। अगर हम इम्प्रॉपर डाइट लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ रिलेटेड इशूज कॉज हो जाएंगे, है कि नहीं। और जो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट इज इसेंशियल एंड इम्प्रॉपर डाइट मे कॉज हेल्थ रिलेटेड इशूज़। अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट हम नहीं लेंगे तो क्या होगा कि हमारा हेल्थ रिलेटेड इशूज कॉज हो जाएंगे। अब बैलेंस डाइट प्रमोट न्यूट्रिशनल हेल्थ। अगर हम जो भी डाइट ले रहे हैं वो अगर बैलेंस मात्रा में ले रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रिशन हेल्थ है वो हमारा प्रमोट होता है। अ हेल्दी डाइट इज एंड एक्सरसाइज रिड्यूस स्ट्रेस। अगर हमको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो स्ट्रेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्दी डाइट हमारा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ाता है, और जो भी रोग है होने से हमको बचाता है, रेसिस्टेंस वो हमको रोकता है, बीमारी से होने से बचाता है। जो भी हमको इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डेली डाइट। और अपने जो डाइट है उसमें क्या करें कि जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको इंक्लूड करें, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होता है हमारे क्या चीज़ में होता है, फ्रूट्स में होता है कि नहीं। बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी होते हैं, है कि नहीं। चुकंदर खाइए, है कि नहीं, चुकंदर का भी नाम सुने होइएगा। तो इस सब में क्या होता है कि बहुत सारे डाइटरी एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, कभी भी आप जो ब्रेकफास्ट होता है उसको नहीं स्किप करना चाहिए, है कि नहीं। फिर आगे आते हैं हेल्दी डाइट एंड मेंटल हेल्थ। तो हेल्दी डाइट का क्या रिलेशन है मेंटल हेल्थ से। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है वो कैसे कॉज होता है, उसका मेन कारण होता है पुअर डाइट। अगर हम पुअर डाइट लेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो जो भी हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है उसका मेन इशूज कहाँ से है, डाइट से। तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करिए कि टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। और उस टाइम निकाल करके आप कीजिए कि अपने एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में सोना, पर्याप्त मात्रा में जागना, है कि नहीं, रेस्ट लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज के जो डे टू डे लाइफ में क्या हो गया कि बहुत सारे लोग इस भागम भागी के चक्कर में प्रॉपर सो नहीं पाते हैं। जितना रेस्ट लेना चाहिए वो हम रेस्ट भी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा मेंटली हम स्ट्रेस हो जाते हैं और मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर टेक्निकल लोग जो है उन लोगों को भी दिक्कत होता है, चाहे बहुत सारे जो रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो बैठे बैठे काम करना है, मेंटली वर्क करना है, उन लोगों को और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ईट हेल्दी, जो भी हम खाना खाएं तो हमको स्वस्थ खाना खाना चाहिए, जो है हेल्दी खाना खाना चाहिए, है कि नहीं। एक्सरसाइज एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में हमको रोज़ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम एक्सरसाइज करके, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को हम एक्सरसाइज करके अपने मेंटली स्ट्रेस को भी हम कम कर सकते हैं। तो हम आपको एक लिंक, अब जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो एक बात हम और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अब आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूँगा, जो कि हम क्या किए हैं कि हम नया से शुरुआत किए हैं योगा के लिए। योगा है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, इस सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की शुरू किया हूँ। तो इसका हम आपको जो चैनल है उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसका जो चैनल है वो है A2 योगा सेशन। तो उसका नीचे में लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जा कर के आप भी अपने हेल्थ को, जो भी आप मेंटली आपका जो हेल्थ है, स्ट्रेस है, उसको आप वहाँ से व्यायाम सीख करके, आप योगा सीख करके आप अपने आप को हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं।
फिर आगे आते हैं शेयर कंसर्न्स एंड वेरियर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जो देखिए आजकल क्या हो गया है कि हमारे पास जो भी लोगों को जो डाउट्स रहते हैं, जो भी मेंटली स्ट्रेस रहते हैं, अगर आप उसको किसी को बता दीजिएगा, कोई फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो इससे क्या होता है कि 50% स्ट्रेस तो डाउन हो जाता है, क्योंकि शेयर करने से, है कि नहीं। तो उसको जो है, आपको जो प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कीजिए। थिंक पॉजिटिवली, हमेशा आपको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव आप सोचते हैं तो आपका वो क्या करेगा, मेंटली इफेक्ट करेगा वो। ट्राई न्यू थिंग्स, हमेशा आपको नया चीज़ करने की कोशिश करना चाहिए, है कि नहीं। हमेशा ट्राई टू न्यू थिंग्स। फिर आगे आते हैं, तो अब समझते हैं कि हेल्दी डाइट एंड कैंसर। तो हेल्दी डाइट का कैंसर से क्या रिलेशन है। देखिए हेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां से आप बच सकते हैं, अपने आप को बहुत सारे प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हेल्दी डाइट एंड कैंसर, कैंसर से आप हेल्दी डाइट से क्या रिलेशन है। तो हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन डाइट में कॉज कोलन एंड प्रोस्टेट कैंसर। अगर आप हाई अमाउंट में सैचुरेटेड फैट लीजिएगा अपने डाइट में, तो उससे क्या होगा कि आपका कोलन और प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है। तो आपको यहाँ पे हेल्दी डाइट लेना, बहुत यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना होगा, है कि नहीं। हाई फैट इनटेक में कॉज ब्रेस्ट एंड रेक्टम कैंसर। अगर हाई फैट हम ले रहे हैं, हाई अमाउंट में हम फैट अगर ले रहे हैं अपने डाइट में, उससे क्या हो सकता है, ब्रेस्ट और रेक्टम कैंसर हो सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर आर रिलेटेड टू डाइटरी कंपोनेंट। जितने भी टाइप्स के कैंसर है ये हमारा डाइटरी कंपोनेंट से ही रिलेटेड होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कैंसर है वो किससे होता है, डाइटरी कंपोनेंट से ही रिलेटेड होता है वो। तो इसका प्रोटेक्ट करने की क्या, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम इंटेक करते हैं फ्रूट्स, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए कि हमको फाइबर रिच कंटेंट हमको लेना चाहिए। फाइबर रिच कंटेंट में क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, बहुत सारे सब्सटेंस है जो आपका जैसे कंटेनिंग करता है, ऑक्सीडेंट कंटेन करता है, जैसे कि विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, विटामिन हो गया। तो जैसे क्या कौन कौन सा है जो आपका एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन कंटेंट करते हैं, तो वो है आपका कैरोटीनोइन, विटामिन सी, विटामिन ई, रेटिनॉल, है कि नहीं, व्हिच आर पोटेंशियल एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट। तो आप जो सब्सटेंस ले रहे हैं, तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या करना पड़ेगा कि फ्रूट्स रिच लेना, फ्रूट्स अच्छा लेना पड़ेगा, और जिसमें क्या हो, फाइबर हो ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि अब कहिएगा कि फाइबर किस में होता है, तो आप जो सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो उसके जो बाहर वाले, हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर वाले जो छिलका बोलते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको छील देते हैं, जबकि उसको छीलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस छिलका में भी फाइबर होता है, और वो फाइबर कंटेंट लेना चाहिए। या तो फ्रूट लीजिए जिसमें फाइबर कंटेंट हो, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस है जो कंटेंट करता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, है कि नहीं। जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, रेटिनॉल हो गया। तो इस सब का क्या है, इस सब का ऐसा प्रॉपर्टी है, एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट है ये कैंसर होने से हमको रोकता है। फिर आगे आते हैं हेल्दी डाइट एंड स्केलेटल डिजीज। तो हेल्दी डाइट और स्केलेटल डिजीज से क्या रिलेशन है। तो इंटेक ऑफ डाइट पुअर इन कैल्शियम में कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए अगर हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें अगर कैल्शियम की मात्रा अगर कम होगी, कैल्शियम कम होगा, ऐसा डाइट हम ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम कम होगा, तो वो क्या करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है कि नहीं। फिर इंटेक ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग हैबिट कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये हैबिट हमको क्या करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस सिम्टम आर जनरली ऑब्जर्व्ड इन एल्डर। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस सिम्टम है ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है युवा में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि युवा लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, जिसके कारण क्या होता है कि अल्कोहल लेने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, अपने हैबिट्स में वो रेगुलर हैबिट्स में वो ले आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और जनरली ये ज़्यादातर एल्डरली एज में ही देखा गया है।
तो इसका क्या रास्ता है कि हम इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो खाना खाइए, जो भी आप डाइट ले रहे हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छे होने चाहिए। अब हमारे दिमाग में ये आता होगा कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। तो इसका एग्जांपल है मिल्क, योगर्ट, फिश, एग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, इस सब में भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। इंक्रीज अपटेक ऑफ विटामिन डी, अपने विटामिन डी की जो है लेने की उसको बढ़ा दीजिए। तो उसको कैसे आप ले सकते हैं विटामिन डी, आप सनलाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे सप्लीमेंट है उसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो आपका विटामिन डी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। हेल्दी डाइट एंड क्रोनिक डिजीज, तो अब हम समझते हैं कि हेल्दी डाइट और क्रोनिक डिजीज से क्या रिलेशन है। तो हेल्दी डाइट और क्रोनिक डिजीज से क्या रिलेशन है, तो पहले समझते हैं क्रोनिक डिजीज क्या होता है। स्लोली प्रोग्रेसिंग एंड लॉन्ग टर्म डिजीज आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और लंबे समय से जो डिजीज कॉज कर रहा है हमारे बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज। जनरली ऑब्जर्व्ड इन इंडिविजुअल ऑफ डेवलपिंग कंट्री, तो ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें, जैसे अमेरिका सब में, है कि नहीं, वो सब डेवलप्ड कंट्री है। हम यहाँ भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री। इसका एग्जांपल है क्रोनिक डिजीज का, हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर, डायबिटीज़, ये सब इसका एग्जांपल है। तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटेन हेल्दी डाइट। आपको क्या करना चाहिए, उसको हेल्दी डाइट को मेंटेन करना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, जो भी मतलब पर्याप्त मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स लेना है और वाटर। इससे क्या होगा कि आपका हेल्दी डाइट मेंटेन रहेगा, है कि नहीं। फिर आगे आते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स रिच फूड, और ऐसा फूड लीजिए जिसमें क्या हो, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो। और मेंटेन बॉडी वेट, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके रखिए। इससे क्या होगा कि आपका क्रोनिक डिजीज नहीं होगा, ठीक है ना, उससे आप बच सकते हैं। डोंट स्किप मील्स, जो भी आपके पास जो मील्स है, जो भोजन है, उसको आप भी स्किप नहीं कीजिए। इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डाइट, अब जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें क्या करिए कि फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड कीजिए। और जो जंक फूड है उसको अवॉइड कीजिए। जो बाहरी खाना आप खाते हैं बाहर से, जो मंगवा के, चिप्स हो गया, बहुत सारे आजकल चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, है कि नहीं, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो जंक फूड है, उसको क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइज डेली, आप रोज़ का रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। अब हमको एक बार और आपको बता देता हूँ, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने का कैसे आप अपने बीमारियों से बच सकते हैं, इसके लिए हम एक नई चैनल बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके थ्रू आप जा कर के वहाँ से आप अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और कौन बीमारी के लिए कौन से योगा करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ उस पर। तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्रॉपर स्लीप, आपको प्रॉपर वे में स्लीप, सोना भी चाहिए। बहुत सारे लोग काम करने के चक्कर में सो नहीं पाते हैं सही से, तो सोना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्रोनिक डिजीज। आगे आते हैं हेल्दी डाइट एंड डेंटल प्रॉब्लम। तो देखिए, डेंटल प्रॉब्लम और डेंटल डिजीज का मेन कारण ये होता है कि हम एक्सेस अमाउंट में शुगर लेते हैं डाइट में, इसका कारण होता है, मेन कारण यही होता है। देख लीजिए, इनटेक ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर डाइट मे कॉज डेंटल प्रॉब्लम। जो भी हम शुगर डाइट लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अगर लेते हैं, इसे क्या करता है कि हमारा डेंटल प्रॉब्लम कर देता है। और जो शुगर है वो किससे एसोसिएटेड होता है, डेंटल कैरीज से, और एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग चाइल्डहुड विथ शुगर दैट आर कंज्यूम्ड इन बिटवीन द मील रेदर देन विथ मील। मतलब क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलरली कौन से एज में होता है, जो बचपन के एज में होता है, कि हम उसमें क्या करते हैं कि हमको खाना खाने के समय में हमको शुगर लेना चाहिए, उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके बीच में भी हम लेने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो गम्स हमारे इकट्ठा होने लगते हैं हमारे दांत पे, समझ रहे कि नहीं। तो इसके कारण हमारा क्या होता है कि हमारा जो दांत है वो सड़ने लगता है, जिससे कि हमारा डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल डिजीज कॉज हो जाती है, जिसके कारण हमारा दांत सड़ने लगता है। उसके बाद हमको दांत को उखाड़ने पड़ते हैं, और जो दांत है वो उसका सनसनाहट बढ़ जाती है उससे, है कि नहीं। इससे हम इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारे
रास्ता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें फ्लोराइड की मात्रा जो है ना वो 2 ppm से ज़्यादा हो जाती है, जिससे कारण क्या होता है कि वो ये कॉज हो जाता, ऐसा कारण होता है इसका। फिर आगे आते हैं, वन ऑफ द डेंटल डिजीज इज गम डिजीज। ये जो बताया है गम डिजीज एक सबसे मतलब उसका एक डेंटल डिजीज का सबसे एक ये भी है कि गम डिजीज हो जाता है। कि गम डिजीज मतलब हो गया कि आपके दांत पे जो है वो क्या हो जाएगा कि कैविटीज होने लगेंगे, है कि नहीं। इट इज़ मेन रीजन बिहाइंड टूथ लॉस। इसका जो मेन रीजन होता है उसका पीछे का वो क्या होता है, टूथ लॉस होता है। रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ गम डिजीज इज लैक ऑफ ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग। हम इस और जो ये जो हमारा गम डिजीज अगर डेवलप होता है उसका मेन कारण ये होता है उसके पीछे का कि हम जो ब्रश है वो सही से नहीं करते हैं, मुंह जो धोते नहीं हैं हम सही से, है कि नहीं। इसी कारण हमारा क्या होता है कि डेंटल डिजीज कॉज हो जाते हैं। इसका क्या रास्ता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? टू प्रोटेक्ट डेंटल डिजीज गम, कंज्यूम हेल्दी वेजिटेबल एंड फ्रूट रिच इन कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसको हमको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो हेल्दी वेजिटेबल्स लेना पड़ेगा, और जो फ्रूट्स हैं जो हम फ्रूट्स लेते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, उसमें क्या होगा कि उसमें ऐसा फल लेना पड़ेगा जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, फॉलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने दांत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेंटल डिजीज को हम रोक सकते हैं। डेली ब्रशिंग, डेली फ्लोसिंग, मतलब डेली हमको ब्रश करना है, डेली हमको मुँह धोना है, और एवॉइड गम डिजीज एंड डेंटल डिजीज। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो गम डिजीज है, डेंटल डिजीज है, इसको हम एवॉइड कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये जो था इतना आज का वीडियोज, इसमें हम ये बताएं कि जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, फूड है, क्या रिलेशन है इसका न्यूट्रिशन से, है कि नहीं, क्या रिलेशन है इसका। आज हम यही बताएं कि फूड रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो फूड का रिलेशन क्या है न्यूट्रिशन से, हेल्थ से, इसके बारे में आज हम डिस्कस किए हैं। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन, कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस सब के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज हम यहाँ तक आ गए हैं फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो आगे वाला वीडियो में, आगे वाले लेक्चर में हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। तो इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।